नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज उन सरकारों, मुख्यमंत्रियों और अफसरों के गाल पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया है, जो बुलडोजरों से निर्दोष लोगों के घर उजाड़ रहे थे। उसने बुलडोजर न्याय को असंवैधानिक करार दिया है। उसने साफ कहा है कि अगर सरकारें खुद फैसला करके सजा देती हैं, तो ये अदालतों के अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ है, अतिक्रमण है। हालांकि पहले दिन से ही सब जानते थे कि बुलडोजर का इस्तेमाल कानून का सरासर उल्लंघन है। सरकारों को ये अधिकार नहीं है कि वे खुद ही फैसला करें और जो चाहे सजा दे दें। मगर फिर भी 7 साल ये सिलसिला चला और सुप्रीम कोर्ट देखता रहा। उसने इसे रोकने की कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए बुलडोजर का इस्तेमाल करने वालों के हौसले भी लगातार बढ़ते चले गए और उत्तर प्रदेश से शुरू होकर वो देश भर में फैलता चला गया। बीजेपी शासित राज्यों ने बुलडोजर को अपना राजनीतिक हथियार बना लिया था। इस असंवैधानिक कदम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। वे न्याय के बहाने अल्पसंख्यकों और अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रहे थे। इसके पचासों मामले यूपी में हो चुके हैं, मगर उनका ये अवैध तरीका बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में भी आजमाया जाने लगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, उत्तराखंड आदि राज्यों में बुलडोजर का अंधाधुंध प्रयोग किया गया। यहाँ तक कि दिल्ली में भी इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन वृंदा कारत बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई और फिर सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तक्षेप हुआ, कार्रवाई रुक गई। हर जगह निशाने पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही थे। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि ये अपराधियों के खिलाफ मुहिम है, कुछ अपराधियों को भी टारगेट किया गया, लेकिन मोटे तौर पर ये धारणा बनी कि ये बुलडोजर मतलब अल्पसंख्यकों को की आवाज को चुप कराना है। ऐसे भी बहुत सारे मामले हैं जिनमें पीड़ितों का कोई संबंध किसी प्रदर्शन या हिंसा से भी नहीं था। कई बार केवल रिश्तेदार होने की वजह से घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। अभी एक हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के एक मामले में यूपी सरकार पर 25 लाख रुपए भरने का हर्जाना भरने को कहा था। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बुलडोजर का इस्तेमाल पर रोक लगा पाएगा? योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया अगर आप देखें तो उससे ऐसा नहीं लगता। वे कह रहे हैं कि ये फैसला दिल्ली के संदर्भ में दिया गया है। वे कानून के राज के बारे में भी बात कर रहे हैं, जबकि पिछले 7 साल से असंवैधानिक तरीके से बुलडोजर भी चला रहे थे। सवाल ये भी है कि बुलडोजर जस्टिस के शिकार हुए लोगों को क्या उनके घर वापस मिलेंगे? क्या उन मुख्यमंत्रियों, अफसरों को दंड मिलेगा जो ये संवैधानिक पदों पर बैठकर असंवैधानिक काम कर रहे थे? तो ये है चर्चा का आज का विषय। मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ, आज मेरी आवाज मेरा साथ बहुत नहीं दे रही है, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं जिनकी आवाजें बहुत बुलंद हैं, तो वो मोर्चा संभालेंगे। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विकास गुप्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनिल त्यागी हैं, जाने माने वकील फिरदौस मिर्जा साहब हैं और सिद्धार्थ कलहंस हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, आपसे शुरू करते हैं। पहली टिप्पणी, 7 साल बाद ये फैसला आया है। कई बार कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड मतलब जस्टिस डिनाइड। आपने देर से फैसला दिया तो जस्टिस एक तरह से नहीं दिया। इस केस में क्या हम ये माने, क्योंकि ये तो पहले दिन से क्लियर था, सारे न्यायविद कह रहे थे कि ये गलत है, कानून का हाथ में लेना, खुद ही तय कर देना। 7 साल बाद ये फैसला है, क्या कहेंगे आप? मुकेश जी, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मैं इन चर्चाओं में मैं लगातार भागी रहा, आपके साथ नहीं लेकिन और कई चैनल्स के साथ। और मेरी एक फिरदौस भाई इस बात को एग्री करेंगे कि आईपीसी का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अक्यूज को इन एडिशन टू कन्विक्शन या फाइन के साथ साथ उसका मकान तोड़ा जाए। तो ये बात तो शायद सभी कानून के जानकारों को मालूम थी कि इस तरह से आप किसी के वो सिंगल आउट करके किसी का घर ढाएं, तो ये तो न्याय संगत नहीं है। दूसरी बात, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया था कि क्या उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, आसाम में, उत्तराखंड में ऐसा कोई श्वेत पत्र बनाया गया
कि दो तरीके की अवैध प्रॉपर्टीज है, एक तो जिसको सुप्रीम कोर्ट मानता है, और हम मुझे लगता है कि कोई भी न्याय संगत आवश्यक नहीं है कि वो उसे कानून का ज्ञान हो। एक सामान्य नागरिक भी ये जानेगा कि आप अगर सड़क के ऊपर एंक्रोचमेंट करेंगे उसके लिए एक अलग प्रक्रिया है, और आपके घर को में कोई कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं या अनकंपाउंडेबल ऑफेंसेस है, उसको डील करने का एक अलग तरीका होता है। तो शायद सड़क पे अधिग्रहण करने पे कोई भी शायद किसी के साथ नहीं है, ना ये अल्पसंख्यक की बात है ना धर्म की बात है। तो जो चीज गलत है वो तो गलत है। लेकिन जी हाँ, ऐसी हजारों लाखों प्रॉपर्टीज, 22 करोड़ का प्रदेश सूबा उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बड़े सूबे हैं। क्या ऐसा कोई श्वेत पत्र बना जिससे ये पता चलता कि कितने लाखों घर इस देश में अनऑथराइज्ड हैं या कंपाउंडेबल विकास जी, स्टेज पे हैं या नॉन? विकास जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। मामला अतिक्रमण हटाने का कहीं था ही नहीं, ये विशुद्ध सियासत थी पहले दिन से। मैं अतिक्रमण हटाने का तो एक बहाना लिया गया, तो हम एब्सोल्युटली उस पक्ष में जाएंगे तो मामला उलझ जाएगा। ये साफ साफ मैं सियासत हो रही जी। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। मैं इसी पे आ रहा था, शायद थोड़ा सा भूमिका की जो आप कहते, मैंने शायद उसको, क्योंकि आपकी आवाज आज थोड़ी, तो मैंने कहा उसी से शुरुआत कर दें। आपकी बात बिल्कुल जी सही है कि सिंगल आउट करने का था, माइट इज राइट, आपको सिंगल आउट करने की थी कि आपको पनिश कैसे किया जाए, कि जो उसे कानून जो एक सजा दे रहा था, स्टेट अपने आप में जो एक एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी बनने की कोशिश कर रहा था। और मैंने पिछले कई कार्यक्रमों में कहा था कि आप स्टेट, जहां बीजेपी के प्रवक्ता भी थे, कि आप वकील और जज बनने की गलती मत करिए। आप जब ये गलती करते हैं तभी आपने देखा कि 72 से 33 भी आप आए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, और कि आप किसी पर्टिकुलर समुदाय को या लोगों को पनिश करने के लिए आप ये सिंगल आउट कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि आप भी, ये नहीं है कि अगर उस इलाके में 5,000 मकान हैं और आप एक मकान को कर रहे हो तो देखा जाएगा कि आप क्या उसको सिंगल आउट पनिशमेंट करने के लिए भी, अगर उसके एनक्रोचमेंट को या उसके अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफी व्यापक जजमेंट है, खाली इस तरह से शो कॉज नोटिस से लेकर के इन बातों को कि कलेक्टर तक उसकी जानकारी हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जानकारी हो। पर जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कई चैनल्स ने मिस किया है, उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसा हो कि एक इलाके में हजारों अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है और आप अगर उसमें से एक को सिंगल आउट करने की कोशिश करेंगे तो जुडिशरी उसको देखेगी, क्योंकि आप उसको पनिशमेंट के तौर पे आप उसको सिंगल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। फिरदौस साहब, ये मामला देर आयत दुरुस्त आयत का माना जाए क्या? 7 साल, एक जो बिल्कुल ओपन एंड शट केस हो, जिसमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा हो कि ये तो वेंडेटा पॉलिटिक्स है, ये तो अपने विरोधियों से, और राजनीतिक भी, और जो आपने एक विरोधी बना रखा है उससे बदला लेने, उसको सबक सिखाने के लिए आप ये कर रहे हैं। लगातार ये साबित होता है, और 5-6 सीजेआई इस बीच में आकर चले गए। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इस मसले को तुरंत एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल सही है। मैं खुद कभी कभी शिकायत करता हूं, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कोर्टों में सरकारों को बहुत लॉन्ग रोप देने का। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ये कस्टडियन है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के, जो इमीडिएटली उनको अगर लगता है कि राइट्स का वायलेशन है तो इमीडिएटली इसमें ऑर्डर्स पास होने चाहिए। लेकिन उनको रिप्लाई फाइल करने के लिए, काउंटर फाइल करने के लिए, अपनी बाजू रखने के लिए, अपनी साइड रखने के लिए बहुत लंबा वक्त दिया जाता है। चलिए खैर, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। क्योंकि अभी हमने शिकायत की कुछ दिन पहले इसी मंच से कि जजमेंट्स तो आ रहे हैं लेकिन फाइनल कंक्लूजन में इंसाफ नहीं मिल रहा था। ये जब हम चंद्रचूड़ साहब की लीगेसी की बात कर रहे थे तो वो अधूरे जजमेंट्स जैसे लगते थे, लेकिन आज का जजमेंट बड़ा अच्छा है। खास तौर से जिस नियत से लिखना शुरू किया कोर्ट ने, वो जो 4 लाइनें लिखी है जजमेंट के शुरू में, मैं पढ़ता हूँ वो, अपना घर हो अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है, इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो मानवीय जो एक संवेदनाएं हैं उनका सामने रख के फिर सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया। एक बहुत पुराना जजमेंट है इंग्लैंड का जिसमें ये कहा था कि इंग्लैंड का राजा भी किसी गरीब की झोपड़ी के अंदर नहीं घुस सकता,
वो बाहर तक का टिका रहेगा, भले ही कितनी भी कमजोर हो, क्योंकि वो झोपड़ी उसका अपना कैसल है उस गरीब का। वही हालत यहाँ थी। लेकिन हम देख रहे थे कि जैसा आपने कहा कि टारगेट किया जा रहा था पर्टिकुलर कम्युनिटी को, और ये सच्चाई है कि टारगेट ही किया जा रहा था, क्योंकि पड़ोस के दूसरे इलीगल मकान जैसे वैसे रह रहे थे। तो आज कोर्ट ने रिट्रेट किया आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, उसमें उन्होंने पढ़ा कि राइट टू शेल्टर इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। उससे आगे जाके कहा कि ठीक है, किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा है, जैसा गुप्ता साहब ने अभी कहा कि आईपीसी में नहीं है कि किसी पर इल्जाम लगा तो आप उसका सजा के तौर पे घर तोड़ दो, तो उसके अपने राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशनल। और हमारा बेसिक प्रिंसिपल जो है कि वी हैव टू प्रिज्यूम दैट ही इज इनोसेंट टिल कन्विक्शन। तो आज आपने उसका घर गिरा दिया, कल वो कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको अगर इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया, तो आप घर वापस कैसे ले आएंगे? तो जो जिन पैरामीटर्स को लगा है बड़े इंपॉर्टेंट है। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा कोई जजमेंट मुझे नजर आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो राइट्स की बात करता है। मैं थोड़ा समय ज्यादा लेता हूं आपका, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को पता चले कि क्या अप्लाई किया होगा। सबसे पहले उन्होंने बात की रूल ऑफ लॉ की, जो हम मिस कर रहे थे अभी पूरे कंट्री में, कि कानून के सामने सब बराबर है, और इस देश में कानून और संविधान का कानून चलेगा। इसको रिट्रेट किया, ये मैं इसे कोर्स करेक्शन भी कहूंगा। दूसरा, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की, जो अभी विकास साहब ने कहा कि आप खुद ही जज मत बनिए, आप खुद ही वकील मत बनिए, आप अदालत मत बनिए। तो एग्जीक्यूटिव के क्या पावर्स है, उनकी लिमिटेशंस याद दिलाया। तीसरा, पब्लिक ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी, क्या आपको किसी कुर्सी पर बिठाया गया है तो आपको जिम्मेदारियां दी गई, आप अकाउंटेबल है, आप राजा नहीं बना दिए गए। वो गया जमाना कि राजा ने बोल दिया वो कानून नहीं, आप अकाउंटेबल है, आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। फिर अभी मैंने कहा राइट्स ऑफ अक्यूज, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, राइट टू शेल्टर, और कलेक्टिव पनिशमेंट की कोई हमारे पास में कुछ कानूनों में जो है एक अनटचेबिलिटी का कानून अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं पे भी उसके प्रावधान नहीं। और यहाँ पे ये जो एक मोहल्ला पूरा उजाड़ दिया आपने, दैट इज कलेक्टिव। तो ये सारी चीजें याद दिला के जो प्रोसीजर डाला है, सही मायने में सुप्रीम कोर्ट को भी आने की जरूरत नहीं थी। यानी जरूरत क्यों पड़ती है? जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात आती है, तो कोर्टों को क्यों? सरकारें जो कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खा के गए हैं, सरकार में बैठे हुए लोगों ने, उन्होंने ही वो करना चाहिए। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी खो दी, तो फिर कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा, और ये आज पूरा उन्होंने कानून बना दिया, जिसमें शोकॉज नोटिस देनी है जो कम से कम 15 दिन पहले की हो, वो रजिस्टर्ड पोस्ट से देनी है, क्योंकि कुछ केसेस में उन्होंने फाइल से निकाल के बताई थी हमने दी है। फिर वो जैसे ही मिली है उसको आपको एंटीडेटेड ना हो, इसलिए डीएम को एक मेल करना है म्युनिसिपल अथॉरिटीज को। डीएम ऑटो जनरेटेड उसके एक्नॉलेजमेंट देगा, तो मानी जाएगी कि हाँ ऐसा हुआ। फिर उस नोटिस में सुनवाई की तारीख भी फिक्स होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना है। डिजिटल पोर्टल शुरू करना है जिसपे म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल अथॉरिटीज पूरी लिस्ट देगी कि कौन कौन से घर इलीगल है जिसको हम नोटिस इशू कर रहे हैं। उसमें सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि आपने एक घर छोड़ दिया है जो आपको वोट देता है और एक घर को लिया जो वोट जिहाद में जाता है, अकॉर्डिंग टू हमारे महाराष्ट्र में जो इलेक्शन वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो। उसके बाद कोर्ट्स में जाने का वक्त दिया जाएगा, कोर्ट्स इसको एग्जामिन करेगा, और इनका जो उल्लंघन करेगा, जो ऑफिसर्स इसके खिलाफ जाएंगे उनके खिलाफ तो लोकल लॉज में एक्शन होगा ही, प्लस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कंटेम्प्ट की भी केस चलेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल अरेस्ट के केस में अर्नेश कुमार वाला एक जजमेंट था वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें इस तरह के डायरेक्शंस दिए थे और कई पुलिस वालों के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई हुई। तो आप ये फिक्र छोड़ दीजिएगा, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ये कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे या दिल्ली के बारे में हुआ है, तो ये गलत बात है, क्योंकि लास्ट पैरा इस जजमेंट का ये है कि जितने इंडिया में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है, सबके चीफ सेक्रेटरीज को ये जजमेंट सर्कुलेट किया जाए और 3 महीने के अंदर ये पोर्टल्स और ये सारा सिस्टम इनको शुरू करना है। जी, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा जजमेंट है, इसको हमें वेलकम करना चाहिए।
बिल्कुल। ये इत्तेफाक ही होगा कि नए चीफ जस्टिस आए और ये जजमेंट आया, या पुराने चीफ जस्टिस गए और ये जजमेंट आया। अब दोनों में से जो बिल्कुल। भी रिलेवेंट है वो जी, जी, अप्लाई बिल्कुल, करेगा। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। दिस इज वेरी गुड जजमेंट। एक कॉन्स्टिट्यूशन का स्टूडेंट के तौर पे जब मैं देखता हूँ तो जी, इंडियन सिटीजन्स के राइट्स को असर्ट करने वाला जजमेंट है। बिल्कुल, महत्वपूर्ण फैसला है। लेकिन कलहन साहब ये बताएँ कि 7 साल में योगी आदित्यनाथ ने बुलडोज़र का इस्तेमाल कर के हीरो बन गए, बुलडोज़र बाबा बन गए। वो चारों तरफ रोल मॉडल बन गए बहुत सारे स्टेट्स में कि आप ले जाइए जेसीबी और घर गिराइए और हीरो बनिए, कि हमने न्याय कर दिया, इंसाफ कर दिया, वोट-वोट बाद में देखते रहेंगे। ये जो पूरा हुआ है, उसको कैसे नज़रअंदाज कर दिया जाए? जो करीब 1 लाख से ज़्यादा ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इससे प्रभावित हुई हैं, यूपी और दूसरी जगहों पे। तो योगी आदित्यनाथ आज ठीक है, वो उनको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उनकी लैंग्वेज ऐसी है कि वो इसको स्वीकार करते हुए नहीं दिख रहे। मतलब वो हो सकता है कि बाज ना आए, वहाँ आदेश दे रहा था सुप्रीम कोर्ट और यहाँ ये बुलडोज़र ले घुमा रहे थे। जी। मुकेश जी, आज इन्होंने एक ब्रेव फेस दिखाने की कोशिश जरूर की है। आपने फैसले के बाद जो सरकार की तरफ से स्टेटमेंट सतीश जी आया है, म्यूट कर लीजिए, विकास जी म्यूट कर लीजिए, कहीं से नॉइस आ रहा है। जो सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आया है, वो स्टेटमेंट बड़ी गोलमोल भाषा में, एक तरफ तो फैसले का सम्मान है, कानून का राज रहेगा और वो सब करते हुए, और नीचे कहीं लिखा हुआ है कि आखिरी लाइन है कि ये दिल्ली का सरकार का मामला है, दिल्ली का मामला है, उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है। लेकिन जैसा कि हर जगह रिपोर्ट हो चुका है अभी, और फिरदौस साहब ने और ज्यादा स्पष्ट किया कि सभी मुख्य सचिवों को, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को ये गाइडलाइंस जो है वो भेजी जाएंगी, यानी कि उत्तर प्रदेश पर भी ये लागू होगा। तो पहली बात तो ये है कि जो सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आया है उसमें ऐसा बताने की कोशिश की जा रही कि जैसे ये जो फैसला है ये दिल्ली का है और इसको उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में ये लागू होगा। और ये हैरत की बात है कि 7 साल से बुलडोजर की कार्रवाइयां चलती रही, और आज जो सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायाधीशों ने कहा कि अगर 5,000 घर हैं उसी तरीके से बने हुए हैं, गलत या जिस भी तरीके से, और एक को सिंगल आउट करके उसको गिराया जा रहा है, तो यही तो ऑथराइजेशन का की मुहिम और अभियान जो है वो चल रहा था उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश में चल रहा था, कि वो 5,000 घर किनके हैं और वो एक घर जो गिराया गया वो किनका है। और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम सारे घरों को गिराया गया। और ये भी आज स्पष्ट हुआ कि अतिक्रमण है नदियों, सड़कों की जमीन पर, वो घर तो गिराए जा सकते हैं, वो अवैध निर्माण की श्रेणी में आएंगे, लेकिन कोई अपराधी हो जाना या किसी अपराधी को सजा भी हो जाए, तो सजा हो जाने का मतलब ये नहीं है कि उसका घर भी गिरा दिया जाए। तो ये चीजें, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इसका एक बड़ा व्यापक असर होगा, और ऐसा नहीं है आप क्या लाख क्या क्या आपको लगता है कि ये योगी आदित्यनाथ की जो बुलडोजर पॉलिटिक्स थी, उसके लिए एक जबरदस्त झटका है? बहुत ही क्योंकि वो जबरदस्त जो झटका कर है। रहे थे 7 साल से असंवैधानिक काम कर रहे थे, संवैधानिक पद पर बैठ के असंवैधानिक काम कर रहे थे, ये निस, सुप्रीम नि, कोर्ट का कहना है। निसंदेह ये असंवैधानिक कार्य हो रहा था, और ये इस बारे में जो लोग ये कर रहे थे, भाई करने का काम तो वो अधिकारी करते हैं, और उन्हें भी मालूम था कि ये कार्य असंवैधानिक है, बावजूद इसके ये किया जा रहा था। और ऐसा नहीं है जो आपने कहा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड की बात जो है आज साबित होते हुए कहीं दिख रही है। ऐसा नहीं है कि जिनके घर गिराए गए वो उन्होंने अदालतों की शरण नहीं दी, उन्होंने अदालतों की शरण दी। निचली अदालतों से लेके जिला अदालतों से लेके हाईकोर्ट तक गए, तमाम लोग गए। और ऐसा नहीं है कि अदालतों के कोई निर्देश आ जाते या अदालतों का के डायरेक्टिव होते, कोई गाइडलाइन सेट होती और उसको नहीं माना जाता। आप देखें उत्तर प्रदेश में आपको पिछले कुछ एक महीनों से कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं दिख रही होगी।
और वो इसलिए नहीं हुई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और 15 दिन की रोक लगाई, फिर उस रोक को कंटिन्यू रखा कि जब तक इस पर मामले की सुनवाई पूरी ना हो जाए ऐसा नहीं होगा। फिर बहराइच का कांड जहां पर बुलडोजर ले जाकर खड़े कर दिए गए थे, एक दो नहीं 13-14 बुलडोजर ले जाके खड़े किए गए थे और बड़े जोरों से प्रचारित किया गया था बहराइच दंगों के बाद कि साहब घर गिराए जाएंगे। और हाईकोर्ट ने जब आदेश किया उसके बाद से बुलडोजर की कार्रवाई वहां कोई किसी तरीके की नहीं की गई। तो ऐसा नहीं है कि बुलडोजर पर जो फैसला आ गया उसकी कोई काट निकालेगा या कोई रास्ता निकालकर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाइयां होंगी। और इस आदेश में अधिकारियों पर जो कार्रवाई की बात कही गई है, मुझे लगता है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारें आती जाती रहेंगी, अधिकारियों को भी कम से कम ये भय हुआ है होगा कि हमने अगर ये काम किया तो जुर्माने से लेकर सजा से लेकर और तमाम तरह के न्यायिक कार्रवाइयां वो हमारे खिलाफ होंगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये फैसला कम से कम उत्तर प्रदेश के दृष्टि में, जहां बुलडोजर की सबसे ज्यादा कार्रवाइयां की गई हैं, जहां सबसे ज्यादा घर गिराए गए हैं, और जाहिर सी बात है कि गिराए किनके घर गए हैं ये आपने चर्चा की शुरुआत में बताया। तो उत्तर प्रदेश के लिए ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ के मुखिया को बुलडोजर बाबा बना दिया गया था, जहाँ रैलियों से लेकर और हर जगह बुलडोजर के रेप्लिका लेकर लोग जो है वो आते थे और वो दर्शाए जाते थे और लोगों में एक तरीके का खौफ पैदा किया जाता था कि बुलडोजर चलाया जाएगा और करीब करीब हर भाषणों में बुलडोजर का जिक्र किया जाता था। प्रदेश के मुखिया नहीं, अब तो निचले स्तर के हर नेताओं के मुंह से जो है वो बुलडोजर की बात सुनाई जाती थी और ये कहा जाता था बाकायदा कि उत्तर प्रदेश में जो है वो बुलडोजर से घर गिराया जाता है और उत्तर प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई होती है। तो वो न्यायाधीश बनने का काम जो उत्तर प्रदेश में सरकार करने लगी थी कि बुलडोजर की कार्रवाई कर ली जाएगी, अगर किसी ने गलत किया तो उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाएगा। अरे भाई, अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जाएगा या किसी ने कोई अपराध कारित किया है उस पर आईपीसी के तहत मुकदमा चलकर सजा होगी या कि उसका घर बुलडोजर से गिराया जाएगा, लेकिन ये बाकायदा दावा किया जा रहा था। और मुझे लगता है कि ब्रेव फेस कितना भी दिखाने की कोशिश करे, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई करने वाले अधिकारियों में इस फैसले का खौफ है, गया है, जाएगा और इस तरह की कार्रवाइयां वो उत्तर प्रदेश में करने की हिम्मत जल्दी मुझे नहीं लगता है कि अब होगी। और उत्तर जी प्रदेश में जैसा कि आपको याद होगा सीए एनआरसी का जब मूवमेंट चल रहा था, उत्तर प्रदेश में होर्डिंगों पे नाम लिखे जाने लगे थे, चौराहों पर होर्डिंग लगाई जाने लगी थी बिल्कुल। जुर्माना वसूल करने का। बाद में क्या हुआ कि जब उस पर फैसला आया तो उन्हीं होर्डिंगों से उन्हीं अधिकारियों की देखरेख में हमने होर्डिंगों की पुताई करते हुए और लोगों के नाम मिटाते हुए देखा। और कानपुर में जहां एक आध जगह पर जुर्माने वसूले गए थे वहां पर जुर्माना वापस किया और अब जिनसे जुर्माना लिया गया था अब उन लोगों ने ब्याज के लिए मुकदमा दायर कर रखा है कि हमको 1.25 साल के बाद पैसा मिला है वापस, हमें अब इसका ब्याज भी चाहिए। तो बिल्कुल। ये जो आज का आदेश है, इस आदेश का व्यापक असर उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा और मुझे लगता है जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हालांकि सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ने आता है, इस ये पे कहा दोबारा है कि आएंगे साहब इस सिद्धार्थ जी, पर इस पे एसएलपी आगे होनी आते हैं। चाहिए, इस पर जी एसएलपी दायर की जानी चाहिए और इसका विधिक परीक्षण कराया जाए और इस पर सरकार को जो है रिवीजन दाखिल किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब उस तरह की मनमानी कार्रवाइयां हो सकेंगी और ये जी निश्चित तौर पर सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा यूएसपी ही बुलडोजर बना दिया गया था और पूरी जी राजनीति बुलडोजर के इर्द गिर्द हो रही थी। तो यहाँ के जी लिए तो ये सबसे बड़ा झटका है। बिल्कुल। सतीश जी, आप भी क्या मानते हैं कि ये बहुत बड़ा झटका है एक पूरी बुलडोजर पॉलिटिक्स को पर, या बुलडोजर का इस्तेमाल जिस पर्पज से किया जा रहा था वो पर्पज अचीव कर लिया गया? जो आतंक भरना था लोगों के दिमाग में, डराना था, धमकाना था, नुकसान पहुंचाना था, एक स्तर पर कर लिया गया। अब कोई दूसरा उपाय खोज लेंगे। देखिए मुकेश जी, इसके कई पक्ष। पहला तो ये है कि आज जो न्यायपालिका है, सजा देने का जो उनका अधिकार है, अपने न्यायपालिका ने अपनी न्याय के मामले में अपनी सुप्रीमेसी को पुनः स्थापित किया।
मतलब ये लग भी रहा था, ऐसा कैसे छोड़ देगी न्यायपालिका कि केस मुकदमे सब सारा कुछ वहां होता है तो सजा कोई और दे दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज जो आपने पूछी कि इसका क्या उनका फायदा हो गया, हाँ हो गया फायदा। फायदा तो उनका अब तक हो ही गया। योगी बाबा का बुलडोजर बाबा बन गए, बाबा से योगी से बाबा से बुलडोजर बाबा। तो इस लिहाज से तो उन्होंने वो फायदा कर लिया। अब तो दूसरी बातें कर रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। वो फायदा हो गया, लेकिन मैं इसको एक दूसरे तरह से भी देखता हूं कि फायदा जितना होना था वो तो हो गया, लेकिन आज क्या हम माने कि जो ये जजमेंट आया है तो इनकी बुरी तरह से हार हो गई, या आगे की पॉलिटिक्स के लिए इनके ऊपर विराम लग गया? ये भी एक पक्ष है। दूसरी बात, इसी तीसरे पक्ष पे आ जाइए। मैं ये देख रहा हूं नियत की बात। आप अगर आप डर पैदा करना चाहते हो तो सिर्फ बुलडोजर तो बहुत सामने वाला बड़ा सा एक व्हीकल है और वो है। कई और तरीके हैं। अगर नियत आपकी रहेगी कि न्यायपालिका के लाख चाहने के बावजूद भी अगर आपकी नियत दूसरी है तो आप और कुछ रास्ते अपना लोगे, हो सकता है। बात यह है कि अगर न्यायपालिका ने आज ये जजमेंट दिया है तो मैं समझता हूं इसके साथ आगे के लिए नहीं, अभी के लिए, कि जहां जहां ऐसे मुकदमे आए हैं उनको अपने पास लेकर के उसमें सजा भी सुनाती कि भाई ये तो काम न्यायपालिका का है, और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, जहां जहां ये हुआ है वायलेशन, उसमें सजा हो। सजा रिट्रोस्पेक्ट से हो। प्रोस्पेक्टिव तो उन्होंने कह दिया है कि भाई आगे ये कार्रवाई होगी, आगे उनको ये करना पड़ेगा, लेकिन क्या है कि तरीके ढूंढ लिए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव अगर अपने दायरे में रहे, जैसा अभी वकील साहब कह रहे थे कि रूल ऑफ लॉ और सेपरेशन ऑफ पावर, ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। और वो क्या है कि कहीं न कहीं ये ग्रे मैटर भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो इसका दुरुपयोग करना अभी भी चाहे बुलडोजर के मार्फत नहीं, दूसरे मार्फत से तो हो सकता है। बीच में ये आरोप लगे थे ना कि भाई जीपें उलट जा रही हैं लाने में, एक फेक कई तरीके एनकाउंटर हो हो रहे सकते लगा। बिल्कुल। हैं। हाँ, वो कई तरीके हो सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं राजनीतिक पक्ष पे कहूंगा कि योगी जी को राजनीतिक रूप से शुरू में तो ये बहुत फायदा होगा। मुझे लगता है एक चुनाव भी उन्होंने इस पे जीत लिया, क्योंकि एक आम भावना जैसा माहौल आप बनाएंगे उसके हिसाब से जनता में भी एक मैंने देखा है एक ज्वार जो है, नहीं बाबा तो ठीक है, ये है वो है, इस तरह की बात सुनने को मिलती है। लेकिन अगर योगी जी कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ दिल्ली की तरफ आगे की सोच रहे हैं, ऐसा लगता भी है कि सोच रहे हैं, तो शायद ये सब चीजें उनके लिए बाधा का काम करेगी। बाधा का काम इसलिए करेगी कि अगर उन्होंने लाख कुछ मान लीजिए उत्तर प्रदेश में काम किया हो, विकास के काम किया हो, लेकिन कोई उनको विकास के काम के लिए नहीं याद रखेगा, बस बुलडोजर बाबा के रूप में याद रखेगा कि बहुत टफ आदमी है और ये हैं वो हैं और 80-20 कहते हैं, बटोगे तो कटोगे कहते हैं। उनकी पहचान बस इतनी तक रह गई। ये बात मोदी के साथ नहीं थी। मोदी के साथ ये भी थी, लेकिन उनके साथ और के डेवलपमेंट वाले हैं, वाइब्रेंट गुजरात वाले हैं, अच्छे दिन आएंगे वाले हैं। तो मैं इसका दूसरा राजनीतिक पक्ष ये भी देखता हूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है वो एक लकीर, मतलब क्या कहते हैं, मील के पत्थर का काम जरूर करेगी। और जो जुडिशरी है, जो एक हम समझते हैं कि लास्ट बेस्टन बचा है, वही बचा है, उसको पुनः स्थापित करने में जरूर मदद करेगी। आगे देखिए एसएलपी भी हो सकता है, कोई कह रहे हैं हमको हो सकता है, जिस तरह की योगी जी की भी बात है और जैसा कि स्टैंडिंग काउंसिल का उन्होंने जिक्र किया, हो सकता है एसएलपी जाए। बिल्कुल। अनिल जी, क्या आपको लगता है कि ये जो बुलडोजर की सियासत है, इस पर विराम लग जाएगा अब? कम से कम ये बुलडोजर नहीं चलेगी अब। देखिए, ये जो पूरा किस्सा है बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा, इसमें दो पेच हैं। एक तो अफसर जो ऑर्डर ले रहे हैं वो राइटिंग में नहीं होते, वर्बल होते हैं। हेड ऑफ द, जैसे म्युनिसिपल कमिश्नर है,
अगर उसको ऑर्डर लेना है तो मेयर से राइटिंग में लेना चाहिए, अफसरों की जान तो तभी बचेगी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस की त्रासदी ये है कि नेता लिखित में कोई ऑर्डर देता नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पे गाज गिरती है। ब्यूरोक्रेसी कितनी तनी हुई होगी ये डिपेंड करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। अभी 29 जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं भारत सरकार में, उसमें सिर्फ 2 आईएएस है और 1 आईपीएस है। कोई अफसर आना ही नहीं चाहता केंद्र में। और मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं कि अब तक लगभग से अराउंड कोई लगभग 1208 मकान तो नून के वायलेंस में गिरे हैं और लगभग 1.5 लाख के करीब जो है मकान अब तक ढाए जा चुके हैं और 7.5 लाख परिवार जो है बेघर हुए हैं। ये किस्सा जो केस आया है, जो 7 साल बाद फिरदौस भाई ने कहा, जमात उलमाए हिंद बनाम नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत आया है। लेकिन इस पूरे खेल में अगर आप देखो तो हिंदी में भी कहा है, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। और कबीर कहता है, कबीरा ये घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। इन दोनों का मतलब ये है, घर का मतलब मकान नहीं होता है, घर बड़ी मुश्किल से बनता है लोगों का। लोग ये भूल रहे हैं। और आप महाराष्ट्र में भी अगर चुनाव में बाबा का पूरा प्रचार देखेंगे, ये इस देश की त्रासदी है। बाबा कहते हैं अब उत्तर प्रदेश में अजान की आवाज नहीं सुनाई पड़ती। बहुत अच्छी बात है। ये देश तो मंदिर की घंटियों से, अजान से, गुरुद्वारों के लाउस से चलता है। सबकी आवाजें आती हैं। आपको अजान से क्या प्रॉब्लम है? आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा क्लियर संदेश है। और जनता, मजे की बात यह है, जो महाराष्ट्र की रैलियों में मैंने देखा, जनता ताली बजा रही है। ये जनता का मिजाज भी हो गया है। ये जनता देख रही है कि कैसे नेता चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, फिरदौस भाई ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उस पर मैं टिप्पणी करूंगा। फिरदौस भाई ने कहा 7 साल बाद ये जजमेंट आया है, लोग जजमेंट्स को और मुकदमों को लटकाने का सिलसिला जारी है। और फिरदौस भाई की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये बढ़ेगा। ये इस तरह के मुकदमों पर निर्णय ये शायद पहला या दूसरा होगा। और गवई साहब को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने इस माहौल में ये हिम्मत का काम किया और कानून और संविधान की खिड़की को खुला रखा। संविधान की बात की, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 की बात की उन्होंने संविधान के इतर कोई बात नहीं की। पूरे जजमेंट में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, कोई कुछ नहीं कहा। लोगों ने ये शंका जरूर उन्होंने जताई इस पूरे जजमेंट में कि ये नहीं हो सकता कि बाकी के घर खड़े रहे और आप एक का घर गिरा दें। ये इंटेंशनल है, बड़ा शब्द इस्तेमाल किया है। हाँ, लेकिन फिरदौस भाई, आप सबको, पूरे दर्शकों को कारवां मैगजीन का लेटेस्ट इशू पढ़ना चाहिए, जिसमें कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की पोल पूरी की पूरी खोली हुई है। किस तरह से पूरे देश की अदालतों में वकीलों का जाल इनके ग्रुप का बन गया है, किस तरह से वो विरोध करते हैं, किस तरह से मामलों को लंबित हो रहे हैं, ये सारा का सारा काम हो रहा है। ये गहन चिंतन का विषय है, मैं आपको बता दूं। और जो आज अदालत ने कहा, मेनका गांधी का तो बोल लिया, जैसे कि इंग्लैंड का पूरा बताया, किसी के अगर आपको गिराने हैं इलीगल स्ट्रक्चर, तो दिल्ली में कम से कम 10,000 के करीब मजार हैं, 10,000 के करीब मंदिर हैं जो सड़कों पे बने हुए हैं। तुगलक रोड में अमित शाह के घर से कुछ 200 मीटर की दूरी पे एक मंदिर है, जहां अभी राजेंद्र प्रसाद रोड पे मंदिर है, आप ढाइए ना। और अभी कस्तूरबा गांधी मार्ग पे वो चौराहे पे मस्जिद बनी हुई है, ढाइए ना। किसने मना किया आपको? लेकिन नहीं, क्योंकि जब आप राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक द्वेष से कुछ फैसले लेते हैं तो जनता हमेशा सवाल उठाएगी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने आज जो काम किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है, ठीक है, 7 साल बाद हुआ, किन कारणों से हुआ ये भी नहीं मालूम है, क्योंकि बहुत चीजें राजनीति के नेपथ्य में होती हैं। किसको कौन रोक रहा है दिल्ली आने से, उसके नेपथ्य की गूंज भी आनी चाहिए। ये फैसले को आइसोलेशन में मत देखिए। इस फैसले के बहुत निहित अर्थ हैं। कौन किसको रोक रहा है, कौन कैसे रुक रहा है, उसका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है जजमेंट का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जिस बेशर्मी से उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि हमारा तो इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है, ये तो दिल्ली बनाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मुकदमा है, ये निहायत ही शर्म की बात है। सबको पता है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है
कि 3 महीने में लाइए पोर्टल, जो सब लोगों ने बताया, और सब कार्रवाई होगी। लेकिन अभी देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का अक्षर से कितना वर्बेटम पालन होता है, ये देखने वाली बात है। और क्या जी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों की मॉनिटरिंग भी करता है, ये देखने वाली बात है। ये बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट। जी। विकास जी, एक छोटा सा सवाल है क्या ये जो कानून का राज, ये हम यही देख रहे हैं पिछले 10 सालों में कि कानून के राज को ही डिस्टर्ब किया जाए बार बार कई कई तरीके से, चाहे वो फेक एनकाउंटर हो, चाहे ये हो, फेक न्यूज हो, मीडिया का इस्तेमाल, बहुत तरीके से ये हो रहा है। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा पकड़ ली, इसमें कुछ आगे भी इसी तरह के और चीजें हो सकती हैं, या एक ये वन ऑफ एक जजमेंट है जो बुलडोजर का 7 साल से चल रहा है, वो आ गया, खत्म? मुकेश जी, मुझे अच्छी और तरह ये से याद है पॉलिटिकल कि क्लास को भी क्या एक मैसेज है कि कानून का राज ही चलेगा इस देश में? क्या ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है उनके लिए? इतने स्पष्ट शब्दों में तो मैं नहीं कह पाऊंगा, बता पाऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा इसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे मुकेश जी, तो जब जब एग्जीक्यूटिव वीक होती है, तब हमने 1990 में देखा, जब राजीव गांधी की सरकार के बाद, नरसिम्हा राव की सरकार के बाद कोएलिशन पॉलिटिक्स जब आई, तो देखा कि काफी चर्चाएं जुडिशियल ओवररीच की बात होती थी कि जुडिशरी का बहुत हस्तक्षेप है एग्जीक्यूटिव में। पिछले 10 साल 11 साल से मुकेश जी, एग्जीक्यूटिव बहुत हावी हो गई है, बहुत स्ट्रांग हो गई है। तो वो बाकी जो इंस्टीट्यूशंस पे, कि वो इवन पार्लियामेंट में भी, क्योंकि एक ही पार्टी सत्ता में है, तो वो वहां पे हावी हो गई। और वही उसी तरह आज जिस तरह से आप 1990 में और 2000 में जुडिशियल ओवररीच की बातें, हम बहुत डिस्कशंस करते थे, मैंने बहुत डिबेटों में पार्टिसिपेट किया, जब आम नागरिक का ये होता था कि जुडिशियल ओवररीच हो रही है, जुडिशरी का हस्तक्षेप एग्जीक्यूटिव के कामों में भी हो रहा है। आज उसी का ऑपोजिट हो रहा है। आज एग्जीक्यूटिव जब स्ट्रांग हुई है, तो ये हमें इस परिप्रेक्ष्य को भी समझना होगा कि आज हम वी आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। जो 1990s था या अर्ली 2000 से 2005 से लेकर 2014 का जो समय था, वो आज वो समय नहीं है। आज वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आज वो एग्जीक्यूटिव नहीं है। आज एग्जीक्यूटिव ओवररीच हो गई है, हस्तक्षेप तो ये आ ही रहा है। और ये कह देना कि एक नई राह पकड़ ली है सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए बीच बीच में मैं ये मानूंगा, और मे बी फिरदौस भाई विल आल्सो एग्री, कि पिछले 3 महीने में पर्सनल लिबर्टी हो, वॉशिंग ऑफ पिटिशंस हो, उस पे बड़ी अच्छी जजमेंट पिछले 3 महीने में आई है। पर क्या उसका प्रभाव हमारी हाई कोर्ट पे, जिनको ज्यादा डिस्पोजल करना होता है, या नीचे की कोर्ट्स हैं, वहां पे क्या वो बातें आ रही हैं, या किस तरह से प्रिजनर्स के राइट्स पे, अभी 2 दिन पहले उपेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की एक जजमेंट आई, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने 4 दिन पहले राष्ट्रपति भवन में प्रिजनर्स के बारे में या उनके राइट्स के बारे में कहा। तो मुझे लगता है कि कहना जजमेंट, एक वन ऑफ जजमेंट आना, इस जी हो सकता है कि इसके बारे में तो आप काम करेंगे, लेकिन जहां पे राइट्स लोगों के आर्टिकल 14 में या 21 की प्रोटेक्शन है, मुझे लगता है वन ऑफ जजमेंट्स हैं। एकदम ये कह देना कि एकदम पूरा कोर्स चेंज हो गया है, आई थिंक दैट बी प्रीटी अनफेयर। जी। फिरदौस साहब, आपको क्या लगता है ये जो सियासत है जिसमें कानून हाथ में लेकर मनमर्जी करना, मनमानी करना, इस पर कहीं कोई अंकुश लगेगा? लगता दिख रहा है? एक पॉलिटिकल थिंकर ने लिखा है कि हु इज अ पैट्रियट, देशभक्त कौन है। वो कहते हैं कि देशभक्त वो है जो सरकार से देश को बचाए। जब इस पर हम सोचते हैं तो दिखता है कि सरकारें हमेशा कानून से आगे जाकर ज्यादा से ज्यादा पावर्स इकट्ठा करना चाहती है। लेकिन अगर इस जजमेंट को मैं देखता हूं, विकास जी की आशंका बिल्कुल बराबर है, लेकिन मैं इसको उस लाइन में रखता हूं जो डीके बसु का जजमेंट आया था कि अरेस्ट का क्या प्रोसेस हो। अरनेश कुमार के जजमेंट की मैंने बात की, मैंने खुद देखे हैं कई पुलिस ऑफिसर्स को कंटेम्प्ट में सजा पाते हुए कि उन्होंने उन 11 प्रश्नों के उत्तर दिए बगैर ही अरेस्ट कर लिया था, जिसमें अरेस्ट की जरूरत नहीं। पहले वो कानून में नहीं था, बाद में कानून में जोड़ा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस थे। वैसा ही ये है,
कलहंस जी ने बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एक एस्पेक्ट जो मैं भूल गया था बताना, वो बताया कि जो ऑफिसर्स हैं उनसे पर्सनली कॉस्ट वसूली जाएगी। अगर ये साबित हो गया कि इन्होंने गैर कानूनी तौर पर या टारगेट करके किसी का घर गिराया है, तो उनके जो रिटायरल बेनिफिट्स होंगे, उनकी जो तनख्वाहें होगी, पर्सनली वसूल की जाएगी। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे लेकिन वो ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होने जा रहा है। देखिए, अभी ये क्लियर नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिस्पोज ऑफ नहीं किया। 4 हफ्ते के बाद में फिर लिस्ट करने के लिए कहा है। इसका 3 महीने में पोर्टल आएगा, तब तक क्यों मॉनिटर करेंगे, मुझे जो लगता है हर 4 हफ्ते के बाद ये लगेगा। अब ये प्रोस्पेक्टिव भले ही इफेक्ट होगा इसका, लेकिन इट बीइंग अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो लोअर कोर्ट्स में चल रही है केसेस, उसमें वो अब पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उनके खिलाफ सिविल मैटर्स पे ऑर्डर्स, कॉस्ट के ऑर्डर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में हमने देखा था, इससे पहले हमारे चीफ मिनिस्टर्स रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको पर्सनली कॉस्ट भरनी पड़ी थी क्योंकि उन्होंने इलीगल ऑर्डर्स पुलिस को इशू कर दिए थे। जी, वो ये जजमेंट बहुत सिर्फ मुझे लगता है कि थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट आकर रुक गया एक जगह। जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया, प्रोस्पेक्टिव होगा क्या, इसको उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिविटी देनी चाहिए थी, कुछ लोगों से जवाब तलब करने चाहिए थे, वो नहीं किया। तो उम्मीद करता हूं कि 4 हफ्ते के बाद वो करेंगे, लेकिन मेरी नजर में ये अच्छा है और ये इम्प्लीमेंट होगा। इट विल हैव इट्स इफेक्ट। बिल्कुल। कलहंस साहब, ये अपोजिशन के हाथ में कितना बड़ा हथियार है? ये फैसला अपोजिशन को कितना दम देने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर अपोजिशन को के हाथ में बड़ा हथियार है, और सबसे पहला हथियार का नमूना तो हमें दिखाई पड़ेगा उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं। जिन जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इनमें 3 जगह तो ऐसी हैं जहां बुलडोजर की कार्रवाइयां हुई हैं और लोग अदालत में गए थे। वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे, लेकिन उन लोगों ने अदालत का रुख किया था, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि अपोजिशन के हाथ में बड़ा हथियार है, और जिस तरह से अपोजिशन की प्रतिक्रियाएं दिखाई पड़ रही हैं और जिस तरीके से उसने सरकार को घेरा चू किया है, डिसीजन आने के बाद से ये विपक्ष की ओर से ताबड़तोड़ हमलों का ही जवाब था। जो एक स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट कम सफाई आप अगर देखें तो ज्यादा लगता है, वो जारी करना पड़ा सरकार को। और आनन फानन में जाहिर सी बात है कि चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ने अगर ये बयान दिया है कि विधिक परीक्षण कर एसएलपी कार्यक्रम की जानी चाहिए, तो ये विपक्ष के हमलों को लेकर जो उपजी असहजता है, ये वही दिखाता है। तो ये निश्चित तौर पर विपक्ष के हाथ में तो एक बड़ा हथियार होगा ही, जो बुलडोजर बाबा के ऊपर विपक्ष के जो है जो हमले दिखाई दे रहे हैं अभी। आवाज दिखा रही, आप म्यूट हैं। विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि ये गलत हो रहा है, आज उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा दिया, और जो बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे थे उनको गलत ठहरा दिया। ये अगर सियासी लिहाज से देखें तो अपोजिशन के हाथ में कितना बड़ा एक हथियार। किससे सवाल? आप ही से। हाँ, देखिए, मुझे क्या लगता है ना, भारत की जो ऑपोजिशन है वो उसके कई हाथ हैं, कई हाथ, और एक हाथ दूसरे हाथ से कितने मिले हुए हैं ये मुझे समझ में नहीं आता, फ्रैंकली नहीं समझ। तो हाथ तो है, अगर एक हाथ है उसमें हथियार हो तब तो काम आता है, लेकिन अब हाथ ही अलग अलग हो तो हथियार हाथ में हथियार होता है ना, तो क्या होगा? दरअसल एक चीज समझिए, हम लोग सब जानते ही कि आज कम्युनल सवाल इतना प्रभावी कर दिया गया है या हो गया है, इसमें कई अपने अपने ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो खुलकर कोई स्टैंड लेने में बहुत हिचकती है।
बहुत सोच समझ के, तौल नाप के, समय समय पर एक लेवल तक औपचारिकता, कभी खुल के काम नहीं करते, जो चढ़ के होती है बात। और इसका फायदा जो है भाजपा बगैर सारी ये लोग बहुत अच्छे से उठाते हैं कि नब्ज पे पकड़ लेके और वो करते हैं। अभी मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, मेरे को वो बाद में दिमाग में आया। जो अतिक्रमण के क्षेत्र में बुलडोजर के उपयोग पर, दुरुपयोग नहीं कर रहा हूं, उपयोग को लेकर के भी एक बात कही गई ना सुप्रीम कोर्ट से, तो वो तो हटा नहीं है। अब मान लीजिए मुकेश जी, आपके मन में, हमको लगता है कि आपके मन में हमको तंग ही करना हो, तो मैं आपको घर को कुछ बाएं दाएं से गैर कानूनी निकाल लूंगा। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा कि नीयत का सवाल है कि आप रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब संविधान वगैरह वगैरह का कितना आप दिल से तवज्जो देते हैं, ये बहुत बड़ा निर्णायक चीज है। नहीं तो किसी चीज का दुरुपयोग किसी तरह से कर लेते, नहीं तो फिर कोर्ट को और बहुत मुस्तैद होकर के बहुत हार्ड जजमेंट्स देने हो, है कि नहीं, क्योंकि जिसे लोगों की थरथरी हो, कब कभी छूटे। मैं एक बात बोल देता चाहूँ, मैं भूल गया। अभी जब कलकत्ता में ये रेप वाला कांड हुआ था आरजीकर हॉस्पिटल में, तो उसको लेकर कितना बवाल हुआ। इसका मतलब थोड़ी था कि आप जो डॉक्टर या जो लोग पकड़ाए थे, जो लोग पकड़ा, उसको वहीं पर फांसी दे दो। नजीबुल्ला थोड़ी बना सकते हो आप। ये तो कोर्ट में प्रोसेस चलेगा, होगा जो होना होगा होगा। लेकिन ये जो विजिलेंट माइंड हो गया है ना, विजिलेंट माइंड लोगों के मन में, ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। इस चीज का समझिए, और इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पूरे राजनीतिक दलों पे पड़ रहा है। हमको तो लगता है कई क्षेत्रों में पड़ रहा है कि किसमें क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या बताना है, बोलना है नहीं बोलना है। ये जो माहौल हो रहा है, ये विशियस सर्कल बना रहा है। ये स्थिति जी कह रहे हैं। अनिल जी, अंतिम वक्तव्य आपका। पूरी पॉलिटिक्स पर, इस बुलडोजर पॉलिटिक्स पे रोक लगने का क्या असर पड़ सकता है? एक कम्युनल एंगल जो इसमें था, अतिक्रमण हटा दीजिए, अतिक्रमण तो बहाना था, एक तो पूरा कम्युनल था। ये जो भी जितने भी प्रदेश बीजेपी शासित राज्यों में ही गया बुलडोजर, उन्होंने इस्तेमाल किया, और वहीं इस्तेमाल किया जहां पर मुसलमान दिख गए ज्यादातर। तो हम बाकी अतिक्रमण वाले एंगल पे बात करें, इसका कोई तुक नहीं। क्या ये कम्युनल पॉलिटिक्स पर एक बंधन है, अंकुश है? देखिए, इसको ऐसे मत देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है वो संविधान की बात की है। और डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ जो रिटायर हो गए, उन्होंने बहुत बढ़िया बात की कि सुप्रीम विपक्ष कैसे सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद करता है कि वो विपक्ष की भूमिका निभाए। बहुत सटीक बात की थी। और विपक्ष को ये लगता है कि ये बात गलत मुझे लगता है ये सटीक बात नहीं थी, ये सत्ता के पक्ष वाली बातचीत थी, अपने को डिफेंड करने के लिए बात। मुकेश जी सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का एक दायरा है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, संविधान की विवेचना करने सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट संविधान की विवेचना विपक्ष के मद्देनजर से करे, वो संभव नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए, आप ये समझिए। और ना कभी होता भी है। हाँ, उसके निहित अर्थ होते हैं जो जजमेंट में नजर आते हैं, वो आप अर्थ अपने नजरिए से पढ़ते रहिए। लेकिन जैसे इस जजमेंट में भी, जैसे मैंने अपने पहले उसमें कहा, ये जजमेंट अभी क्यों आया, इसमें इतना कर्रा पहलू क्यों है, लेकिन जितनी बातें सुप्रीम कोर्ट ने की हैं वो आर्टिकल 14 और 21 के तहत की हैं, कानून के दायरे में की हैं। उसका अर्थ आप ये निकालें कि दिल्ली क्या चाहती है उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में और बाकी जगह, वो अर्थ निकालने का अधिकार विपक्ष को है। लेकिन जब ये मकान गिर रहे थे तो विपक्ष में किसी ने डेमोन्स्ट्रेशन किया? आप मेरे को बताइए। ये 7 साल से फैसला अटका हुआ था, क्या डेमोन्स्ट्रेशन हुए? नेता ने भी ये कहा आपको पता नहीं है सर, को कहना चाहिए? बहुत लोगों ने कहा है, बहुत लोगों ने कहा है, डेमोन्स्ट्रेशन भी हुए हैं। कलहंसी जी बता देंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने डेमोन्स्ट्रेशन हुए। नहीं, वो सिर्फ लखनऊ में, लेकिन कोई नहीं, विपक्ष का बहुत जगह हुए सर, नहीं, बहुत जगह हुए, मध्य प्रदेश में हुए। लेकिन इसको, इस फैसले को कॉमनल रंग देना ठीक नहीं है। इस फैसले को इस नजरिए से देखिए। फैसले को रंग नहीं दे रहे हैं सर,
बुलडोजर पॉलिटिक्स कम्युनल थी, नहीं, बुलडोजर पॉलिटिक्स तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। उसमें तो कहीं कोई मैं दो राय उसी की नहीं है। बात कर रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि ये फैसला आने के बाद उस पॉलिटिक्स पर कितना अंकुश लगेगा, मेरा बिल्कुल कहने अंकुश का मतलब लगेगा ये क्या, बिल्कुल अंकुश लगेगा। और ये देखना भी पड़ेगा विपक्ष के लोगों को कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, इसका कोई वाया मीडिया कोई भी राज्य सरकार ना निकाले, क्योंकि 250 तरीके होते हैं वाया मीडिया। बुलडोजर नहीं चलाएंगे, कुछ और काम करेंगे, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव पे जो गाजगिरी है, एग्जीक्यूटिव से बचने का रास्ता तो मैंने आपको बताया। जब तक नेता से लिखित आदेश नहीं आएगा, तब तक एग्जीक्यूटिव के रेट्रोस्पेक्टिव और पर्सपेक्टिव दोनों तरह के दंड शामिल होंगे। उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। उनको बिल्कुल। बचने का एक ही रास्ता है कि लिखित में ले, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अगर ये निर्णय वो निकाला जाए कि गलत आदेश नहीं मानने हैं, किसी मजबूर रियाया पर आपको कोई हक नहीं है कि उसका घर ढा दें। घर एक दिन में नहीं बनता है, घर लोगों की आशाओं, इच्छाओं, परिवार के सपनों का एक समावेश होता है। उसको ढाने का कोई अधिकार किसी सरकार, किसी केंद्र सरकार को नहीं है। ये बड़ी क्लियर सी बात है, और इस जजमेंट की तारीफ करनी चाहिए, चाहे उसके निहितार्थ कुछ भी हो, कोई भी अर्थ निकालें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मूलतः संविधान की विवेचना की है, और संविधान के दायरे में जो उपाय और जो सरलता से उनको समझाया जा सकता है, वो उन्होंने समझाने की कोशिश की है। इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती है। लेकिन जो बात आप जानना चाह रहे हैं, विपक्ष और नो विपक्ष, बुलडोजर की या मकान गिराने की या घर गिराने की जो सांप्रदायिक राजनीति है, इस पे अंकुश ही नहीं, रोक लगेगी। और जिन लोगों को सोचना है कि इस तरह की राजनीति को पूरी दुनिया देख रही है, ये चल नहीं सकती, ये वो भी रोकेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज की बहस में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।